नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। इंडिया डिजिटल एम्पावरमेंट मीट एंड अवार्ड के आयोजकों ने सीएम धामी से की मुलाकात। एआई से जुड़े विषयों पर हुई चर्चा। कहा, ऐसे आयोजनों से डिजिटल विकास को मिलेगी नई दिशा। लोक भवन परिसर में बहुउद्देशीय भवनों का शिलान्यास। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी रहे मौजूद। डिस्पेंसरी का भी होगा निर्माण। रुद्रप्रयाग जिला प्रेस क्लब के 20 साल पूर्ण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता की सराहना की। लोकसभा में संशोधित महिला आरक्षण बिल पेश। महिलाओं में खुशी की लहर। महिला मोर्चा अध्यक्ष ने कहा, यह नारी शक्ति को निर्णायक भूमिका में लाएगा। चारधाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड संख्या में रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ में श्रद्धालुओं के लिए बना स्नो कॉरिडोर। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले एडीजी ने ली समीक्षा बैठक। खबरें विस्तार से। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर पुष्कर सिंह धामी से इंडिया डिजिटल एम्पावरमेंट मीट एंड अवार्ड कार्यक्रम के आयोजकों ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और साइंस से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन समय की आवश्यकता है और इनके सुझाव राज्य व देश के डिजिटल विकास को नई दिशा देंगे। उन्होंने उत्तराखंड की सामरिक और पर्यटन महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राज्य में हर वर्ष 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। सीएम धामी ने राज्य में फिल्म शूटिंग, औद्योगिक निवेश और डेस्टिनेशन वेडिंग की व्यापक संभावनाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि सरकार इन क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। रुद्रप्रयाग में जिला प्रेस क्लब के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रेस की लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता की सराहना की। एवं एक नई तकनीकी ने पत्रकारिता को भी नई दिशा प्रदान की है। लेकिन इस तेज बदलाव के दौर में फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाएं भी उतनी तेजी से फैल रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में जनता तक सही बात पहुंचे, निष्पक्ष तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे पत्रकार साथियों के कंधों पर है। बहुत बार फैब्रिकेटेड चीजें नीचे तक पहुंचाकर लोगों के बीच में असमंजस फैलाने का काम भी होता है, अफवाह फैलाने का भी होता है, एक फैब्रिकेटेड माहौल बनाया जाता है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि जनता भ्रमित न हो और लोकतंत्र को भी मजबूती मिले। विशेष रूप से मैं जरूर उल्लेख करना चाहता हूं कि आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए आवश्यक है कि श्रद्धालुओं तक यात्रा के दौरान सही, प्रमाणिक और समय पर जानकारी पहुंचती रहे। रुद्रप्रयाग में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने बाबा साहेब के विचारों और उनके योगदान को याद करते हुए समाज में समानता, शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। यहाँ बाबा केदार का जो परिसर है, स्थान पूरी तरह से 2013 की आपदा में तहस नहस हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया था। वो मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने कहा कि हम यहाँ का काम करवाते हैं, लेकिन उस समय की सरकार ने उनको उसकी इजाजत नहीं दी। आप सबको याद होगा, कांग्रेस की सरकार होती थी।
भाइयों बहनों, बाबा तो बाबा है, उनकी इच्छा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बाबा जिससे जो करवाना है उसके लिए वैसा रास्ता बना देते हैं। 1 साल बाद देश के आम चुनाव होते हैं और देश के आम चुनाव में देश की जनता प्रचंड बहुमत से अपने भक्त श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चुन लेती है और उनको मौका दे देते हैं बाबा कि अब आप मेरे परिसर का पुनर्निर्माण भी करो, नवनिर्माण भी करो। आज आप देख रहे होंगे बाबा के परिसर का नवनिर्माण भी हो गया, पुनर्निर्माण भी हो गया, भव्य केदार और दिव्य केदार हो गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को लोक भवन परिसर में बहुउद्देशीय भवनों का शिलान्यास किया। लोक भवन परिसर में निर्मित किए जाने वाले इन भवनों में विभिन्न आवश्यक सुविधाओं का समावेश किया जाएगा। प्रथम भवन में एक समेकित डिस्पेंसरी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक चिकित्सा कक्ष शामिल होंगे। वहीं दूसरे भवन में सूचना परिसर एवं कैफेटेरिया, तृतीय भवन में लोक निर्माण विभाग कार्यालय एवं चतुर्थ भवन में उद्यान विभाग कार्यालय का निर्माण किया जाना है। इन भवनों का निर्माण पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला के अनुरूप किया जाएगा, जिससे स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को भी सुदृढ़ किया जा सके। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इन नवीन भवनों के निर्माण से लोक भवन परिसर में विभिन्न सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे कार्यप्रणाली अधिक सुव्यवस्थित एवं प्रभावी बनेगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि आमजन को भी बेहतर और त्वरित सेवाएं प्राप्त होंगी। समेकित सुविधाओं के माध्यम से समय एवं संसाधनों की बचत होगी और कार्यों में दक्षता आएगी। जहां एक और नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल को आज संसद में पेश किया और इस बिल को लेकर महिलाओं में खुशी की लहर है, वहीं भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में लाने का संकल्प है। यह निर्णय भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक ऐतिहासिक मोड़ है, जो महिलाओं को निर्णायक भूमिका में लाएगा। इस नाम को सुन रहे हैं शक्तिवंदन, तो स्वयं ही हमारे मुंह पे एक मुस्कुराहट आ रही है और ये सोच रहे हैं कि इतने समय बाद वो हक जो हम मांग रहे थे वो हमें मिला, अधिकार जो हम चाह रहे थे वो हमें मिला है और हम राजनीतिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। राजनीति में जो स्थान एक महिला को मिलना चाहिए था और जो अभी तक नहीं था वो मिल रहा है। और पॉलिसी मेकिंग की हम जो बात करें, हम कह रहे हैं विमेन डेवलपमेंट की नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात, जो विजन हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो वो विमेन लेड डेवलपमेंट में हमारी भागीदारी हो रही है। तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कोई नहीं है। हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक सभागार में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा नारी वंदन अधिनियम पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आई बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और संगठन की नीतियों के प्रति अपना समर्थन जताया। वहीं कार्यक्रम को संशोधित करते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा मीरा रतूड़ी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने महिलाओं से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और समाज में अपनी भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। बता दें, महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने उपस्थित महिलाओं को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनने के लिए प्रेरित किया। हम सब महिलाओं के लिए रखा गया है। यहाँ पर हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार के द्वारा जो महिलाओं को लाभ और योजनाओं का लाभ मिला है, यह 3 करोड़ लखपति दीदियां डोल बनी हैं। हमें जो 33% का आरक्षण मिला है महिलाओं को, तो उसके विषय में आज ये प्रोग्राम रखा गया है। मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। संसद के विस्तारित सत्र में आज महिला आरक्षण बिल को लेकर जहां चर्चा का माहौल है, तो वहीं भाजपा शासित राज्यों में भी इस महिला आरक्षण बिल को लेकर काफी खुशी देखी जा रही है।
बात करें उत्तराखंड की तो संस्कृति साहित्य कला राज्य मंत्री मधु भट्ट ने खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री का महिला आरक्षण बिल को लेकर धन्यवाद दिया और कहा कि यह महिला आरक्षण बिल दशकों से महिलाओं की मांग थी, जिसे अब केंद्र की मोदी सरकार पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण बिल से न सिर्फ महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी, बल्कि उन्हें राज्य की विधानसभाओं और लोकसभा में भी उचित स्थान मिल सकेगा, जो उनके सम्मान में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम साबित होने वाला है। कि विधानसभा में जो 33% का आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए, लोकसभा में मिलना चाहिए, पंचायतों में तो हमारी सरकार ने दिया है। आज बहुत ही खुशी और मतलब ऐसे गौरवशाली क्षण हमारे लिए हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उन्होंने मंच से कहा कि मैं ये बिल इसको हम लोग इसके लिए विशेष सत्र बुला रहे हैं और इसमें चर्चा होगी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि देखिए महिलाएं पूरे अगर एक परिवार को पूरा संभालती है महिलाएं, भारतीय जो संस्कृति, भारतीय जो नारी है वो पूरा एक मैं ये कहूँगी सदियों से कभी ऐसे भेदभाव तो नहीं था स्त्री और पुरुष के बीच में, हम कहेंगे बराबर की एक समानता है। लेकिन फिर भी जो आधी आबादी को जो बिल्कुल ही एक किस्म से दूर किया गया था, एक उसको जो उसका एक हक था वो मिलना चाहिए था राजनीति क्षेत्र में, लेकिन अब राजनीति क्षेत्र में भी उसको एक 33% का जो आरक्षण दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि जब आधी आबादी जब वहां पर पहुंचेगी तो निश्चित रूप से अपने लिए जो नीतियां हैं वो बनाए। भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि यह ऐतिहासिक पल है, जिसके लिए प्रधानमंत्री का पूरा समर्थन रहेगा। यह महिलाओं के अधिकारों के लिए नींव का पत्थर भी साबित होगा, क्योंकि महिलाओं की छोटी सी बड़ी तक की चिंता प्रधानमंत्री ने की है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी 4 दशकों से इसे लटकाने का भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हर महिला और किसान को विश्वास है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वे करते हैं। इस बिल को लेकर महिला शक्ति हमेशा उनके साथ है। साथ ही उन्होंने विपक्ष से भी विनम्र निवेदन किया कि इस बिल का समर्थन जरूर करें। ये कहूंगी कि जिस प्रकार से ऐतिहासिक निर्णय ये केवल प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से जो होने जा रहा है, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा एक उनके लिए समर्थन होगा, उनको आगे बढ़ाने में ये एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन साबित होगा। और महिलाओं की चिंता छोटी से लेके बड़ी चीज़ों तक आज अगर की है तो वो केवल प्रधानमंत्री जी ने की है। और अगर जब हम महिला आरक्षण की बात करते हैं 33%, तो 4 दशकों से कई पार्टियों ने इसको केवल लटकाने का काम किया है, केवल भटकाने का काम किया है और केवल आश्वासन देने का काम किया है। लेकिन सचमुच जिन्होंने ये कहा वो करके दिखाया। इसीलिए मोदी जी पर आज हर महिला को विश्वास है, हर किसान को विश्वास है, हर गरीब को विश्वास है और हर युवा को उनके ऊपर विश्वास है कि जो वो कहते हैं वो करते भी हैं। तो इसीलिए आज पूरी मैं कहूँगी कि महिला शक्ति उनके साथ है और हम सब इसका अभिवादन करेंगे, उनका धन्यवाद उनको ज्ञापित करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज, खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश, जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। नारी सशक्तिकरण को लेकर उत्तराखंड में एक बड़ी पहल सामने आई। प्रदेश की महिलाओं से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आगे आने की अपील की जा रही है। इसके तहत महिलाओं ने 9667173333 पर मिस्ड कॉल देकर अपनी सहभागिता दर्ज कराने का आह्वान किया है। इस अभियान को महिलाओं के सम्मान, अधिकार और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। सरकार का मानना है कि महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी से यह अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले सकता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाएगा। आप सब लोगों को ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 16 से लेके 18 तारीख तक नारी शक्ति अधिनियम, जो कि महिलाओं को समाज में उनके सम्मान, महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण, महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के दृष्टिगत महिलाओं को एक कानूनी रूप से जो है उनको एक अधिकार देने वाला अधिनियम पे एक विशेष सत्र जो है वो आहूत किया जा रहा है 16 से लेके 18 तक। निश्चित रूप से यह महिला आरक्षण अधिनियम हम आधी आबादी यानी कि उत्तराखंड की आधी आबादी, देश की आधी आबादी के रूप में हमारी महिलाएं अपना एक कानूनी अधिकार, जो वैसे तो प्राकृतिक रूप से मिलना चाहिए, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने महिलाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और महिलाओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता को सदैव उन्होंने बहुत अग्रणी रखा। देहरादून में प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी सविन बंसल से मुलाकात कर निजी स्कूलों द्वारा की जा रही फीस बढ़ोतरी, महंगी कॉपी किताबों की अनिवार्यता और अभिभावकों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि निजी स्कूल बिना नियम और पारदर्शिता के फीस बढ़ा रहे हैं और अभिभावकों को निर्धारित दुकानों से महंगी सामग्री खरीदने के लिए मजबूर कर रही हैं, जिससे आम परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और समर्थन का आश्वासन दिया। इस दौरान वैभव वालिया ने मनमानी फीस वृद्धि पर रोक, जांच और दोषी स्कूलों पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि शिक्षा को व्यापार बनाने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अभिभावकों के हितों के लिए आंदोलन जारी रहेगा। हाल ही में एक कॉलेज कार्यक्रम के दौरान गायक द्वारा अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ की संस्कृति परंपराओं में इस तरह की भाषा और प्रस्तुतियों की कोई जगह नहीं। उन्होंने साफ कहा कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सख्त है और ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाने के साथ साथ आयोजकों के खिलाफ भी कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग खुद को कानून या सरकार से ऊपर समझते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि प्रदेश में शांति व्यवस्था हर हाल में कायम रखी जाएगी। देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त है और उत्तराखंड देवभूमि की जो हमारी परंपरा है, इस परंपरा में इस तरह के गायक और इस तरह के गायन की कोई भी जगह नहीं है। ये भी हम सब लोगों को समझ लेना चाहिए और सरकार इस पे गंभीरता से विचार कर रही है कि इस तरह के कार्यक्रमों और इस तरह की भाषा शैली का उपयोग करने वालों पर भी रोक लगे
और उन्हें न्योता देने वालों पर भी रोक लगे। और अगर कुछ लोग अपने आप को कानून से बड़ा समझते हैं, सरकार से बड़ा समझते हैं, तो उन्हें ये समझ जाना चाहिए कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का छोटा भाई है। भारत की आगामी जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में रुड़की के मंगलौर में नगरपालिका परिसर में एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। मंगलौर नगरपालिका परिसर में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में करीब 150 सुपरवाइजर और अन्य कर्मचारियों को जनगणना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जा रही है। इस प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को घरों की गणना, उसमें रहने वाले लोगों की संख्या और मकानों की स्थिति का सही आकलन करने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 25 अप्रैल से 24 मई तक चलेगा, जिससे जनगणना कार्य को पूरी सटीकता और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा सके। अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि जनगणना 2027 के सफल संचालन के लिए यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। भारत की जनगणना 2027 की तैयारी के तहत नगर पालिका परिषद मंगलौर में आज जो मंगलौर क्षेत्र में जो जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण का कार्य होना है, उसका प्रशिक्षण चल रहा है। यह 3 जगह चल रहा है, नगर पालिका परिषद मंगलौर, नेहरू राजकीय इंटर कॉलेज और केवल कन्या पाठशाला में 3 जगह। लगभग 150 हमारे परिगणक और सुपरवाइजर हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाने की कार्रवाई की जा रही है। यह कार्यक्रम 25 अप्रैल से लेकर 24 मई तक चलना है, जिसमें मकानों की गणना और उसमें रहने वाले परिजनों के, उनके कितने परिवार के सदस्य हैं और मकान की स्थिति के संबंध में विभिन्न तरह के क्वेश्चन हैं, उनका आंसर करके उनकी गणना की जाएगी। हरिद्वार के भादरवा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से गृह प्रसव कराने वाली दाइयों के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह के निर्देशन पर ACMO डॉक्टर रमेश कुंवर ने बहादुराबाद कोतवाली में 18 दाइयों के खिलाफ तहरीर दर्ज कराई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा क्षेत्र में किए गए निरीक्षण के दौरान चौंकाने वाली स्थिति सामने आई। जांच में पाया गया कि कई स्थानों पर बिना किसी वैध अनुमति और चिकित्सकीय सुविधाओं के अभाव में प्रसव कराए जा रहे थे, जिससे जच्चा बच्चा दोनों की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। बहादुराबाद चिकित्सा अधीक्षक आरती बहल ने बताया कि विभाग को लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद विशेष अभियान चलाकर ऐसे मामलों की पहचान की गई। टीम ने संबंधित दाइयों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामला यह है कि जो विगत वर्ष में देखा गया है कि हमारे यहाँ पर बहादुराबाद ब्लॉक या हरला क्षेत्र में अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा संख्या में होम डिलीवरी, जिसके लिए विभाग जो है ये चाह रहा है, जैसे कि सचिव सर की बैठक हुई है उसमें ये बताया गया है, सख्त निर्देश है, CMO साहब की बैठक हुई है उसमें भी सख्त निर्देश मिले हैं कि जो हमारे क्षेत्र में होने वाली प्रसव है जो घर में हो रहे हैं वो ना हो, और जो प्रसव है वो अस्पतालों में ही हो, क्योंकि ये देखा जाता है कि जब प्रसव जो है वो घर में होता है उसमें मातृ मृत्यु का जो दर है वो बढ़ जाता है। मातृ मृत्यु का कारण रहता है जो गृह प्रसव होते हैं कि प्रसव के बाद एक तो इन्फेक्शन, जिसे सेप्सिस, पप्यूलर सेप्सिस बोलते हैं, वो भी उनका इन्फेक्शन, संक्रमण का मतलब रहता है, और प्रसव के बाद 1 घंटा ब्लीडिंग का बहुत अधिक खतरा होता है, जो कि क्षेत्र में जो दाई या जो भी अनट्रेन्ड बंदा जो भी डिलीवरी करा रहा है वो नहीं सक्षम है उसे रोकने में। तो अगर महिला की जो प्रसव है, किसी भी महिला का जो प्रसव है संस्थागत होगा, तो उसको हर प्रकार से सुविधा दी जाएगी, और जो प्रसव के समय जो खतरे हैं उसका एक संभव इलाज जो होता है वो किया जा सकता है, और संक्रमण से मातृ मृत्यु और जो शिशु मृत्यु है उसको कम किया जा सकता है। रामनगर में सब्जी बाजार को लेकर प्रशासन अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। रामनगर मंडी समिति के सचिव सहील अहमद ने लखनपुर क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर उन व्यापारियों को कड़ी चेतावनी दी जो बिना लाइसेंस कारोबार कर रहे हैं और मनमाने दाम वसूल रहे हैं। रामनगर मंडी समिति के सचिव सहील अहमद अपनी टीम के साथ लखनपुर इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने कई सब्जी दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि कई फुटकर व्यापारी बिना मंडी लाइसेंस के ही खुलेआम व्यापार कर रहे हैं। सचिव सहील ने कहा कि फिलहाल चेतावनी दी है, लेकिन आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी व्यापारियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इस वक्त तो हमने चेतावनी दे दी है इन फुटकर व्यापारियों को
इनके पास मंडी के लाइसेंस भी नहीं है। इनको हिदायत दी गई कि मंडी के लाइसेंस प्राप्त करें और आप जो है जो रेट है मंडी के रेट से आप 25% 30% तक का मार्जिन लें। ऐसा नहीं कि 50% 100% आप मार्जिन लेंगे। तो इसके लिए जो हमने कहा है कि आप रेट लिस्ट लगाएंगे और रेट लिस्ट का अपना लाइसेंस लेंगे, लिस्ट लगाएंगे और उसके अलावा जो है हम बीच बीच में भी छापामारी करेंगे रेट कंट्रोल करने के लिए कि उपभोक्ताओं को परेशान ना किया जाए, उनको जो है उच्च रेट ना दिए जाए, उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। इसलिए जो है हमने छापेमारी की है और चेतावनी देकर अभी छोड़ दिया गया है। कल से जो है हम इनके लाइसेंस भी फिर दोबारा से देखेंगे, जारी करेंगे और इनके जो है रेट लिस्ट भी जारी करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।